सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू बीपीएससी रैंक बूस्टर। अगर आपका गोल सिर्फ बीपीएससी क्वालिफाई करना नहीं बल्कि रैंक लाना है तो ये 30 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज सिर्फ आपके लिए है। जैसे कि हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये आज हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, ये मेंस 30 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज का ये दूसरा दिन है। इस सीरीज़ में हम रियल टाइम आंसर राइटिंग करेंगे, मतलब क्वेश्चंस देखने से लेकर लास्ट वर्ड लिखने तक पूरा आंसर हम साथ साथ में लिखेंगे, बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, मुझे आपके पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट इनफैक्ट लगेगा भी नहीं, मतलब 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए। ठीक है, और 30 दिन के इस कंसिस्टेंसी में जब आप मेरे साथ लिखोगे तो इन 30 दिन के आंसर राइटिंग में आपका क्या होगा, इसमें फियर आपका कम होगा एग्जाम्स को लेके। जो मेंस राइटिंग को किस तरीके से उसका आंसर राइटिंग है, ये आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और प्रेजेंटेशन भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो कॉपी और पेन को रेडी रखिए, और क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा बीपीएससी का 30 डेज मेंस चैलेंज हम लेके आए, जिसमें क्या है बेसिक अभी जो क्वेश्चन, ये 30 डेज का जो चैलेंज है ना, ये हमारा बस एक आदत डालने की मतलब एक प्रोसेस है, जिसमें मतलब जो बिगिनर्स होते हैं वो मतलब डरते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें क्या। तो अभी हम जो ये हमारा 30 दिन का जो चैलेंज है, इसमें हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। ठीक है, और जो लिखने का जो फियर है वो कम करेंगे बेसिकली, क्योंकि हम और ये मत समझना कि ये क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का, लेकिन नहीं, बीपीएससी लेवल का नहीं है, बट आंसर राइटिंग लिखने की कला जो है वो आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 30 दिन मेंस चैलेंज खत्म हो जाएगा, इसमें आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद में हम नया फिर से एक लेके आएंगे 100 डेज चैलेंज, या जो भी है वट एवर। ये बिगिनर लेवल का है, फिर इंटरमीडिएट लेवल में हम उसके बाद में चले। तो मुझे बस आपका 30 दिन चाहिए लगातार। ठीक है, इस तरीके से। और आप अपना आपके सामने ये क्वेश्चन सारा रखा है बेसिकली वाट डीपीएसपी के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है डीपीएसपी के ऊपर होने वाला है, तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, 30 सेकंड तक सोचिए। उसके बाद फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिखवाऊँगा अभी जो आंसर राइटिंग में, उसको चेक नोटिस कीजिए क्या आपने जो सोचा है वही है। इफ़ यस तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके बाद में जब लास्ट में जब एंडिंग हो जाएगी, जब मेरा ये हो जाएगा आंसर राइटिंग जो मैं लिख दूंगा, उसके बाद फिर आप अपने मन से इसको बंद करके अच्छे से लिखना। फिर टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप अपने आंसर राइटिंग को डाल सकते हो और एक दूसरे का आप उधर एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखते हैं तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि इसमें हमें पूछ रहा है डीपीएसपी के बारे में, पहले तो पूछ रहा है। ठीक है, इसके बारे में वाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है। और जो ये जो इस तरीके से जो ये क्या बोलते हैं, हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो इंट्रो पार्ट है। ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इंट्रो लिख दूंगा यहाँ पे, ताकि आप इंट्रोडक्शन जो हम लिखेंगे वो, फिर बॉडी का पार्ट आएगा, और उसके बाद में फिर आएगा क्या, उसके बाद में आएगा फिर कंक्लूजन। तो एक एक करके हम इसको कवर करते हैं, चलते हैं। चलिए यहाँ पे तो हम स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप पूरा भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, द डीपीएसपी आर गाइडलाइंस, कौन से पार्ट में है, गाइडलाइंस गिवन इन, वो आप लिख सकते हो गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आप चाहो तो आर्टिकल भी लिख सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से 35 से लेके 51 तक है। 51A मत लिखना, 51A जो होता है वो पार्ट 4A में आता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलो 36 से लेके 51 तक आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई डाउट होगा, सब सही है ना। दे गाइड द गवर्नमेंट, हम एक एक करके चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इजी तरीके से समझेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। दे गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग, they guide the government in making laws and policies for the welfare of people. अनलाइक फंडामेंटल राइट, ये भी लिख सकते हैं ना, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। जैसे फंडामेंटल राइट क्या होता है, इन्फोर्सिबल होता है, यदि उसको वायलेट किया जाएगा तो वो उसको मतलब कोर्ट में लेके जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। बट ये डीपीएससी के लिए ऐसा नहीं है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल। ओके, सो अनलाइक फंडामेंटल राइट, DPSPs are not enforceable. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा इंट्रो पार्ट जो है इतना हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है, अभी हम चलेंगे जो
बॉडी वाले पार्ट पे चलेंगे, बॉडी वाले सेक्शन पे चलेंगे। ये देखो, अब यहाँ ये लिखना तो नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, और आप लोगों को टाइम बाउंड मैनर में लिखना है, इसे प्रैक्टिस करनी है। अभी जैसे अभी हम लिखेंगे इसके बारे में, डीपीएसपी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी डीपीएसपी के बारे में जो जो कुछ चीज़ें पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, किसी में इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा, डिस्कस करने के लिए बोलेगा, तो वो हम आगे कवर करेंगे। लेकिन जितना चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना, आप जितना भी लिखना है, सारी चीज़ आप इसमें उतार सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए क्रिस्प और शॉर्ट होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का मुश्किल से, ठीक है। कंक्लूजन भी वैसे होना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें पूछ रहा है वो हम बॉडी में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, इसको हम अलग राइट पेन से लिखेंगे। चलो, DPSPs are important sorry because they help in establishing a welfare state। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों के कल्याण के बारे में बात की गई है ना। जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेलफेयर होना चाहिए लोगों का, ठीक है। इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए, है ना। मतलब जन कल्याण की बातें करें, वेलफेयर स्टेट, एक सोशलिस्टिक नेचर इसमें दिखाता है, ठीक है। तो वो लिख दिया। दे प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये सारे जब आप 35 से लेकर 51 तक पढ़ोगे, उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इस सब की बातें करता है। और इसके क्या करते हैं, एंड एम टू रिड्यूस। अब ऑब्वियस बात है, जस्टिस यदि होगा तो इनइक्वालिटीज जो है सोसाइटी में वो सब कम हो जाएगी। एंड एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ऐसा कहा जाता है कि यदि डीपीएसपी को यदि फुल्ली तरीके से यदि लागू कर दिया जाए ना इंडिया में, तो वो जो स्वर्ग जो बोलते हैं ना, वो धरती पे ही मिल जाएगा। क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट होगा, किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत ही मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सही है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैं भूल रहा हूँ जो उनका जो कुछ एक कोट था कुछ, कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हम यहाँ पे दे सकते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ। तो ये मैं लाइन भूल रहा हूँ, तो उसको आपको यदि कुछ याद आता है तो आप उसको लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कोई मतलब कोट हो, कोई आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, मैप्स वगैरह बना सकते हो। इसमें मैप्स वगैरह कुछ आएगा नहीं, तो बेसिक क्वेश्चन है, तो लीव इट, ठीक है। सोसाइटी दे इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। दे इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शंस ऑफ वर्कर्स, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। मैंने बताया ना, जन कल्याण की बात हो रही है, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, है ना। एक तरीके से ये कि वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो, ये भी मेंशन्ड है ऑलरेडी। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, जो अपने जो पुराने जो पुरातत्व वगैरह जो हैं, जो आर्किटेक्चर है, पुराने जो मोन्यूमेंट्स वगैरह, उस सब के क्या बोलते हैं, उस सबको प्रिजर्व करने के लिए भी इसमें बताया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे बढ़े। दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट फ्रेम पॉलिसी। मतलब जब भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले लिख देता हूँ, उसका बताऊँगा। दीज प्रिंसिपल्स also help the government frame policies। मतलब इस जो सुप्रीम कोर्ट जो जो किसी मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो इसी के बिहाफ पे डिसाइड करता है। कि मतलब सिंपल समझो, कोई भी स्टेट, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है यदि कानून बनाएगा, तो ये जो डीपीएसपी में दे रखे हैं ना, जो भी डीपीएसपी की जो पॉलिसीज़ है, उसको अपने ध्यान में रखते हुए बनाएगा। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मजबूरी नहीं है कि बनाना ही है। यदि ऐसा बना, ज़रूरी नहीं कि इसमें जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन ऐसा रखना चाहिए, उसको उनके ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हमारे देश का जो डेवलपमेंट होगा।
These principles also help the government frame policies for the overall development of the country. For the overall development of country. ठीक है। हाँ, अब इसमें हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, है ना। ऑल्दो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब फंडामेंटल राइट यदि आपका कोई उल्लंघन कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट कर रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन ये चीज़ यदि डीपीएसपी यदि वायलेट हो रहा है तो उसके लिए आप नहीं जा सकते, ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं, है ना। दे सर्व एज, लिख देते हैं हम ऐसे, दे सर्व एज मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड फॉर गवर्नेंस। आई होप इतना काफ़ी है। अभी हम और क्या ऐड करें, ऐड करना चाहे तो हम इसमें कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स, सॉरी डीपीएसपी वगैरह कुछ हम ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन यदि इसमें आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट है। 150 वर्ड के आसपास हो जाएगा, यदि हम कंक्लूजन यदि हम लिखेंगे इस पर, ये आई थिंक हो जाएगा इतना, ठीक है। मैं ये एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ये भी यदि हम कंक्लूजन की बात करें यहाँ पे, तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लो। अब कंक्लूजन पार्ट पे हम चलेंगे, कुछ और ऐप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी यदि आप लिख सकते हो तो लिख दो, शुरू से लेके अंत तक, यदि 35 से लेके लिख देना, लिखना चाहो तो। चलो अभी हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हाँ चलो लेट्स गो। तो इसमें हम लिख सकते हैं देयर फोर, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये कंक्लूजन वगैरह लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं लिखोगे, उसमें लिखना नहीं होता है, ठीक है। देयर फोर डीपीएसपीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। आप लोग पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कहीं भी आप लोग ऐसा मतलब रियल टाइम आंसर राइटिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरीके से, क्या है ये जो मेरा लाने का इस तरीके का मकसद ये है कि आप लोग मेरे साथ बैठे बैठे आंसर राइटिंग कर लो। अभी आप लोग देख रहे हो क्या क्या मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कुछ सोचा हो, अगले जो सबसे स्टार्टिंग में जो 30 सेकंड दिए थे आपने उसमें सोचे होंगे कि क्या क्या मैं लिख सकता हूँ। अभी आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें नहीं पता लगेगी, जो ये भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यदि कुछ चीज़ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या छूटा है, ठीक है, वो आप बता सकते हो। बाकी आप लोग अपना, जब मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे अपना मैच आप बनाना, उसका इससे मैच करना है मेरे, क्या सही है। उसके बाद यदि कुछ आपने नया चीज़ कुछ ऐड किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, मैं उसका लिंक डाल दूँगा, उसमें आप डाल देना। आपस में आप लोग एक दूसरे का इम्प्लीमेंट वो कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेना, देख लेना कुछ नया चीज़ ऐड है नहीं क्या है, ठीक है। देयरफॉर डीपीएसपी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग द goals of justice, इक्वलिटी, सिंपल वही चीज़ें हैं जो हमने उसमें लिखा है ना, वही से जस्टिस, इक्वलिटी एंड वेलफेयर, है ना। वेलफेयर स्टेट भी है ना, जैसे फ्री लीगल एड और ये सब आती है उसके अंदर, एंड वेलफेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। and contribute to the overall development of India. आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो एकदम वे फॉरवर्ड होना चाहिए और पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो ये आंसर था इसको मैं लिखा है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, इसको आप मैच करो। आपने इतने देर में देखा, वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप ये पूरा अब इसको नोटिस करो क्या क्या मैंने लिखा था, अभी आपने देख लिया। अब इसको बंद करके लेक्चर को तो पॉज कर दो और अपने खुद से लिखो। खुद से लिखने के बाद फिर इसमें मैच करो, क्या चीज़ें छोटी हैं, क्या चीज़ें आपने नई ऐड करी है। यदि कुछ नया ऐड कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कुछ सर इसमें ये ऐड कर सकते हैं या नहीं,
वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अपना जो आंसर राइटिंग है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल अपने तीसरे लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।